नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की, तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख पर कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जानेंगे क्यों महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति की गैबोन देश की यात्रा और बताएंगे कि मंकी पॉक्स से कौन है सबसे ज्यादा प्रभावित। इसके साथ ही खेल के मैदान से व्यापार और मौसम के हाल से करेंगे आपको अपडेट। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर रही 8.7%। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन अप्रैल 2022 में बढ़ा 8.4%। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी। शिमला में प्रधानमंत्री का लाभार्थियों से संवाद। कहा, सरकार ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनाई नीति। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। आखिरी दिन निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। नामांकन पत्रों की जांच कल, जरूरत होने पर 10 जून को होगा मतदान। गैबोन का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध भारत। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 करार पर हस्ताक्षर। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को भेंट की भारत के संविधान की प्रति। और मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान। इस साल मॉनसून में अधिक बारिश की जताई संभावना। बारिश लंबी अवधि के औसत के साथ 103% पर सामान्य रहने की उम्मीद। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रक्षा अलंकरण समारोह 2022 के दूसरे चरण में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उरावन, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह कोबरा, सीआरपीएफ कांस्टेबल विकास कुमार और एसपीओ शाहबाज अहमद को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। साथ ही राष्ट्रपति ने कई लोगों को परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु आयोग की रूपरेखा के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2022 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है और इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के तहत मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों की निगरानी 21 दिन तक की जाएगी। मंकी पॉक्स से पश्चिम और मध्य अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में चीनी का उत्पादन मौजूदा वर्ष 2021-22 में 30 मई तक 15% बढ़कर रिकॉर्ड 3.524 करोड़ टन हो गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक उत्पादन होने से वर्ष में अब तक रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ है। नेपाल में तारा एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार सभी 22 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर बेस स्टेशन ले जाया गया है। विमान में 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोग सवार थे और ये पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला मौका है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इससे पहले यूएई वर्ष 2020 में अमेरिका के समर्थन से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुआ था। चीन के शंघाई में कोविड-19 के कारण 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 1 जून से पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया गया है। स्कूल, बाजार, शॉपिंग मॉल 75% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति भी दी गई है। ब्राजील में आई बाढ़ में 91 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग लापता हैं। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने परनाम्बुको की राजधानी रिसीफ और आसपास के जबोआताओ डोस ग्वाररापेस में इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
भारत ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ अपना खाता खोला है। भारतीय टिकड़ी इलावेनील वालारिवान रमिता और श्रेया अग्रवाल ने डेनमार्क को हराकर गोल्ड जीता है। और अब खबरें विस्तार से। देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 4.1% की दर से बढ़ी है। वहीं समूचे वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही। एनएसओ ने आंकड़ों में ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में वृद्धि दर 5.4% रही थी, जबकि जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में वृद्धि दर 2.5% रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-22 के पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.7% रही। इसके पहले वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की गिरावट आई थी। The sequential growth, the year-on-year growth rate at 4.1% indicates that the momentum is intact. And if you look at the April numbers on GST, etc., there is considerable momentum in economic activity. Now, as far as the inflation rate being higher, as I mentioned, it is high, no questions, compared to the range of 2 to 6% that central bank is targeting. However, compared to, again, the experience of many developed and developing countries, India is somewhat better placed. वहीं बुनियादी क्षेत्र के 8 उद्योगों का उत्पादन अप्रैल 2022 में एक साल पहले के इसी महीने के मुकाबले 8.4% बढ़ा। मार्च 2022 में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे 8 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई थी। केंद्र सरकार ने 31 मई तक राज्यों को देय जीएसटी मुआवजे की पूरी राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 86,912 करोड़ रुपए का भुगतान है। निर्णय राज्यों को अपने संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। जीएसटी मुआवजा कोष में करीब 25,000 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं। सेस की वसूली लंबित रहने तक केंद्र की ओर अपने संसाधनों से शेष राशि जारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। 7 वर्ष पहले 2015 में दोनों योजनाओं की शुरुआत के बाद से प्रीमियम दरों में पहला संशोधन है। नई दरें 1 जून 2022 से लागू होंगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम को 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह पीएमएसबीवाई के प्रीमियम को 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। दोनों स्कीम्स में हर रोज 1.25 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की और किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को प्रशासन का जरूरी हिस्सा मान लिया था। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में से 9 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की तुलना में अब देश की सीमाएं भी अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीकों की करीब 200 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की।
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख को कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण ने पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार कल्पना सैनी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। वहीं राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। हरियाणा से बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरियाणा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ पंजाब से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमजीत सिंह साहनी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। भारत ने गैबोन की विकास यात्रा में विश्वसनीय भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। मध्य अफ्रीकी देश की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने गैबोन के राष्ट्रपति मारली बांगो आंडिम से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गैबोन के साथ अपने संबंधों को भारत बहुत महत्व देता है। उन्होंने गैबोन के विकास यात्रा में विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उपराष्ट्रपति ने गैबोन के प्रधानमंत्री ओसोका रोपोंडा गैबोन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत और व्यापक बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अपने दायरे का विस्तार करने के लिए गैबोन के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा जताई। 2 MOUs were signed. One MOU is for cooperation between the Foreign Service Institute, Sushma Swaraj Institute of SSIFS, and the Ministry of Foreign Affairs of Gabon for training of diplomats in India. The second agreement is for establishment of a joint commission between the two countries. So joint commission mechanisms are generally set up to review bilateral relations and take stock of the things and then take new measures to enhance relationship. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गैबोन की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सीनेट के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने गैबोन नेशनल असेंबली के अध्यक्ष फॉस्टीन बाउकोबी और सीनेट के अध्यक्ष लूसी मिलेबो ओबुसन के साथ चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने भारत के संविधान की एक प्रति भी उन्हें भेंट की। गैबोन के विदेश मंत्री माइकल ओसा अदामो ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कल गैबोन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर गैबोन के प्रधानमंत्री ओसोका रोपोंडा और विदेश मंत्री माइकल मोसा अदामो ने उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। वहीं हमारे साथ गैबोन से मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। उपराष्ट्रपति अफ्रीकी देश गैबोन की यात्रा पर हैं।
जो इस देश में भारत की ओर से पहली शीर्ष स्तरीय यात्रा है। और इस यात्रा के क्या मायने हैं और आप कितनी अहम मानते हैं इस यात्रा को? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैबोन भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। साथ ही गैबोन और भारत दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति की गैबोन यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित होगी। उपराष्ट्रपति ने यहाँ गैबोन पहुंचकर यहाँ के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। साथ ही एक शिष्टमंडल ने यहाँ के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि आगे गैबोन के साथ जो संबंध हैं और बेहतर होंगे। दोनों देशों में एक विकास यात्रा जो है गैबोन की, उसमें भारत एक अहम साझीदार होगा। उपराष्ट्रपति ने यहाँ की सीनेट के प्रेसिडेंट, साथ ही यहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में जो भारत के लोग यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग हैं, उपराष्ट्रपति उनसे भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जो यहाँ भारत के लोग हैं वो उपराष्ट्रपति से जो कि भारत की तरफ से भारत सरकार की तरफ से और मदद यहाँ पर मुहैया कराई जा सकती है, उसको लेकर भी अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर जल्द ही उनकी बातचीत उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है भारतीयों की तरफ से, तो बेहद अहम है। यहाँ उपराष्ट्रपति कल यहाँ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसमें कई भारतीय भी वहाँ पर अपना कारोबार है, उपराष्ट्रपति वहाँ भी जाएंगे। तो अगर हम इस उपराष्ट्रपति की गैबोन यात्रा को देखें तो बेहद अहम है। साथ ही अफ्रीका में भारत के संबंधों को और मजबूती और गति देने वाली ये यात्रा रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवविक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। गैबोन से सीधे हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह उपराष्ट्रपति की गैबोन यात्रा के बारे में विवरण दे रहे थे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज की खबर में एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। What is the present situation or the status of Jammu Kashmir before abrogation of Article 370 and after abrogation of Article 370? After the abrogation of Article 370, you see justice reaching, democracy reaching, economic development reaching, rights for everybody reaching. The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. व्यस्त जिंदगी के बीच हम भूल ना जाएं स्वास्थ्य के खजाने की अहमियत। कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। लीजिए एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी विशेषज्ञों की सलाह। आयुष्मान भव में हर शनिवार लाइव सिर्फ संसद टीवी पर। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि को बढ़ाकर 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। गुजरात सरकार ने राज्य में मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से है। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। वहीं केरल के त्रिकारा उपचुनाव के लिए कोची में वोट डाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 14 जून तक हिरासत की मांग की थी। सत्येंद्र जैन को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित आर्थिक अनियमितता से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता भीम सिंह का जम्मू में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मानसा जिले में मूसा में किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। 29 मई को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने प्रवासी कश्मीर पंडित शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। रजनी बाला गोपालपुर में बतौर शिक्षिका पद पर तैनात थी। फिलहाल सेना ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के 82वें बैच और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के 37वें बैच का दीक्षांत समारोह सुल्तान सिंह स्टेडियम राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आयोजित किया गया। नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च में आयोजित की गई थी। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। देश में मॉनसून के इस मौसम में पहले लगाए गए अनुमान से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ये तमाम जानकारी दी है। आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक मॉनसून के इस मौसम में औसत बारिश के दीर्घकालिक अवधि औसत के 103% रहने की संभावना है। मध्य और प्राय द्वीपीय भारत में बारिश के दीर्घकालिक अवधि औसत का 106% होने की उम्मीद की जा सकती है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपने सामान्य तय समय 1 जून से 3 दिन पहले रविवार को केरल पहुंच गया। इधर महाराष्ट्र के सतारा और बीड समेत कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में मॉनसून पूर्व बारिश हुई। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर छाए बादल के केरल और कर्नाटक की ओर बढ़ने के आसार हैं। ये दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं असम में सभी नदियों के खतरे के निशान से नीचे आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि 6 जिलों में करीब 3 लाख से अधिक लोग अभी भी इससे प्रभावित हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैठक कर हालात का जायजा लिया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कछार, दीमा हसाओ, गोलपाड़ा, कामरूप, मोरीगांव और नागांव में बाढ़ से 2,90,000 लोग प्रभावित हैं। हालांकि इन जिलों में सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वालों की संख्या 36 हो गई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत ने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी है। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी।
इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है। इससे पहले भारत ने 23 मई को श्रीलंका को करीब 40,000 टन पेट्रोल भेजा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री बंदरगाहों को बंद कर दिया है, जिससे वे 2.2 करोड़ टन अनाज निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के इस कदम से यूक्रेन से पहुंचने वाले अनाज पर निर्भर देशों में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है और एक नया प्रवास संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूसी हमलों की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 32 मीडिया कर्मी मारे गए हैं। इधर पूर्वी यूक्रेन में भीषण लड़ाई में जख्मी हो रहे लोगों को इलाज के लिए विशेष ट्रेन के जरिए पश्चिमी हिस्से के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। ट्रेन को 31 मार्च को शुरू किया गया था और अब तक करीब 600 लोगों को पश्चिम यूक्रेन से सुरक्षित इलाकों के अस्पतालों में ले जाया जा चुका है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस पर नए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में साल के अंत तक ईयू में रूसी तेल के अधिकांश आयात को प्रतिबंधित करने को लेकर सहमति जताई है। यूक्रेन को नई वित्तीय मदद देने के लिए लंबे समय से लंबित पैकेज पर केंद्रित एक शिखर सम्मेलन में यह फैसला किया गया। प्रतिबंध में समुद्र के रास्ते लाया जाने वाला रूसी तेल भी शामिल है, जिससे पाइपलाइन द्वारा आयात के लिए अस्थायी छूट भी मिलती है। इस फैसले पर आम सहमति के लिए हंगरी की मंजूरी महत्वपूर्ण थी। इटली के फ्लोरेंस में जनता के लिए विशाल मॉडल रेलवे खोल दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।